यार, मैंने अपना प्रोडक्ट तो स्टार्ट कर दिया एंड में कुछ लोगों का रिव्यू भी लिया। लोगों का रिव्यू तो काफी पॉजिटिव आ रहा है। अब सोच रहा हूँ इस प्रोडक्ट को, इस छोटे से अपने ब्रेन को बड़े लेवल पे लेके जाऊं, लेकिन मेगा मार्केट तक इसे इतनी जल्दी कैसे पहुंचाऊं? क्या कोई ऐसा तरीका है जो इसको जल्दी कर सके? ये कैसे होगा? Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस, के हाल चाल? आज का हमारा टॉपिक है, इज हाइप मार्केटिंग कैन मेक एनीथिंग अ ब्रांड। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की हाइप क्रिएट कर दी जाए मार्केटिंग के तरीके से, तो क्या वो ब्रांड में कन्वर्ट हो सकती है? मेगा ब्रांड के लो, व्हाटएवर इट इज। बट अब इस सवाल का जवाब है जी हाँ, ये पॉसिबल है। आज के टाइम में हाइप मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसको आई थिंक मतलब पता ही होगा सबको कि हाइप क्या है, लेकिन उसका डिटेल में मार्केटिंग वर्जन वाला जो वर्जन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो क्या होता है गाइस, हाइप का मतलब है किसी भी एक चीज के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता हो, मतलब एकदम से उसकी हाइप क्रिएट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मूवी का एग्जांपल लूं, तो जैसे सपोज एग्जांपल है जो भी बहुत मेगा मूवी सेट हुई है, ये हो गया शाहरुख खान की जो मूवीज थी, जवान एंड ये बाहुबली एंड केजीएफ, पुष्पा वगैरह वगैरह, ये मूवीज ने क्या किया? अब देखो यार, इन मूवीज ने हेल्प ली मीम मार्केटिंग की। सबसे पहले इन्होंने मीम्स की जो दुनिया है, मैंने उसको पूरा डिटेल में पॉडकास्ट बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं मीम्स के बारे में। एंड वहां पे मैंने डिटेल में बताया है कि मीम्स का कितना बेनिफिट हो सकता है एज अ क्रिएटर, एज अ प्रोडक्ट सेलिंग या एज अ बिजनेसमैन स्टार्टअप, व्हाटएवर यू कैन से मैन, इट कैन बी फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ द मीम मार्केटिंग। लेकिन जो हाइप मार्केटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब देखो यार, हाइप का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज के बारे में लोगों को अंदर एक्साइटमेंट पैदा करना, कि मतलब लोग एक्साइटेड हो जाएं, अट्रैक्शन क्रिएट करना एक स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। अब सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी पड़ेगी, ऐसी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेगी कि उसकी हाइप क्रिएट हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं मूवीज का एग्जांपल लेता हूं, क्यों वो इसमें बेस्ट एग्जांपल फिट होता है? क्योंकि उन्होंने हाइप मार्केटिंग को बहुत बेस्ट लेवल पे यूज किया। अब देखो यार, जवान मूवी जो थी उसका ट्रेलर तो पहले भी आता था, लेकिन उसकी हाइप कैसे बनना शुरू हुई कि उसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसा बताया कि हमने इसमें ऐसी चीज करी जो आज तक किसी ने ना करी हो, और वो हकीकत में भी था। तो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो कि हाइप बना दो किसी भी चीज की तो बहुत ज्यादा ग्रो कर देता है। जैसे YouTube पे लगा लो तो मिस्टर बी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइप मार्केटिंग का। वो कोई भी वीडियो बनाता है, अपनी उसकी वीडियो की ऐसी हाइप क्रिएट कर देता है, उसकी व्यूअरशिप नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल चली जाती है। मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इतनी बड़ी व्यूअरशिप को गेन अप करना किसी भी एक इंडिविजुअल यूट्यूबर्स के लिए, या इवन टीम यूट्यूबर्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर बार कुछ नया ट्राई करना इज अ चैलेंज। अब रही बात हाइप मार्केटिंग की, तो हाइप मार्केटिंग का ऐसे बेनिफिट ले सकते हैं कि ये तो आपको समझ आया कि लोगों के बीच में एक्साइटमेंट क्रिएट करना है, लोगों को अट्रैक्शन, अटेंशन ग्रैब करना है। एक बार लोगों का अटेंशन आपके प्रोडक्ट पे, आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे आ गया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ऑब्वियस बात है, ब्रेन वे है, लेकिन अगर वो आपका सही ढंग से आपका प्रोडक्ट समझ गए तो मे बी देयर इज अ चांस कि आपका प्रोडक्ट मेगा प्रोडक्ट भी बन सकता है। अब देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ब्रांड आपने सब कुछ स्टार्ट कर लिया, प्रोडक्ट आपने स्टार्ट कर लिया एंड आपने उसको छोटे लेवल पे सेल किया एंड आपको लोगों के पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। जब आपको लोगों के पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि जब लोगों के पॉजिटिव रिव्यू मिल ही रहे हैं तो इसको थोड़ा बड़े लेवल पे लेके चलती है ना, ताकि बड़ी ऑडियंस तक ये जा सके एंड क्या पता वहां पे बेनिफिट भी ज्यादा हो, प्रॉफिट भी ज्यादा हो
एंड इवन अगर आप अपनी टीम को डेवलप करना चाहते हो कि मेरे साथ मिलकर टीम काम करे, तो मे बी देयर इज अ चांस कि इट कुड बिकम अ बिग ब्रांड। बिकॉज़ यार ऐसे बहुत एग्जांपल आज के टाइम में सेट हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू एंड हाइप मार्केटिंग के थ्रू बहुत तगड़े लेवल पे ग्रो करे, जैसे बेवकूफ.com। अगर आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, आप इसे गूगल करके देखना। ये वेबसाइट जो है, इन्होंने क्या किया है कि ये मर्चेंडाइज बनाते हैं। आपको किसी भी तरह का मर्चेंडाइज चाहिए, प्रोडक्ट 3D प्रिंटिंग है, सब करके देते हैं आपके कपड़ों के ऊपर। अलग-अलग तरह के डिजाइन खरीदने को बहुत मेगा लेवल पे यूज किया जाता है। इनके जो नेट रेवेन्यू है ना, वो इतना ज्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक वेबसाइट इतना अर्न कर रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी हाइप क्रिएट कर दी, ऐसी हाइप क्रिएट करी है कि उसके कारण से लोग एक्साइटेड हैं। लेकिन इन्होंने एक दूसरी स्ट्रेटजी को भी यूज किया, इसको बोला जाता है बज़ मार्केटिंग। अब देखो बज़ मार्केटिंग क्या होती है, उस पे मेरा सेपरेट पॉडकास्ट आएगा, वहां पे डिटेल में समझ सकते हो। बट हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो बज़ मार्केटिंग है, ये हाइप मार्केटिंग आपस में इंटररिलेटेड है। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो उस पे भी एक सेपरेट पॉडकास्ट है, इनमें दोनों पे सेपरेट पॉडकास्ट है, क्योंकि पहले आपको बज़ मार्केटिंग डिटेल में समझना पड़ेगा, फिर इनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे कोरिलेटेड है, वो समझना पड़ेगा। तो ये तो अलग पॉडकास्ट बनेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ हाइप मार्केटिंग। अब देखो यार, हाइप मार्केटिंग में अगर किसी भी, सपोज आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्रांड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट है, आपको उस प्रोडक्ट को ग्रो करना है, कि मतलब चाहते हो कि वो प्रोडक्ट ब्रांड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए सिंपल वे है कि आपको सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट का यूएसपी पता होना चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि उसमें यूनिकनेस क्या है। अगर आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत भी यूनिकनेस है, देन देयर इज अ चांस कि आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया के थ्रू कैसे ग्रो किया जाता है, उसकी भी एक बहुत डिटेल में बात होगी, क्योंकि उसमें बहुत चीजें हैं गाइस। मतलब हाइप मार्केटिंग तो बेसिकली एक एक्साइटमेंट है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग अपने आप में जॉब है, अपने आप में पूरी दुनिया है। उसमें इतनी सारी चीजें वर्क करती हैं, क्या टैग्स है, क्या एसईओ है, क्या टारगेटेड ऑडियंस है, उसमें बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं। इसी के कारण से जो हाइप मार्केटिंग होती है ना, उसमें हम स्पेसिफिक ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि हमें हाइप क्रिएट करनी है, लेकिन हाइप में क्या होता है ना, हाइप में मेगा ऑडियंस आती है, उसमें ऐसा स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस नहीं होती कि स्पेसिफिकली सिर्फ अपनी चीज ऑडियंस तक जाना चाहिए। जिस चीज की हाइप क्रिएट हो जाएगी वो बड़े लेवल पे जा सकते हैं, चाहे उसकी पॉजिटिव रिव्यू मिले, आपको नेगेटिव रिव्यू मिले, दैट डिपेंड्स, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से आपका क्या बोलते हैं हाइप क्रिएट होता है। अब वो हाइप जो है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड उसकी जो क्या बोलते हैं ट्रस्ट कितना है लोगों के ऊपर। अगर लोगों को उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ना चाहिए होगा, तो वो देयर इज अ चांस कि हाइप बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हाइप बनेगी ना, वो बेसिकली बनेगी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है ना, तो देयर इज अ वेरी चांस कि उसकी जब हाइप बन जाएगी तो वो ग्रो कर जाएगा। अब हाइप कैसे बनाई जाए, तो देखो दो तरीके हैं। एक तो मैंने जो हमेशा अपने पॉडकास्ट में बताता रहता हूँ, टीवी एडवर्टाइजिंग जो है वो तो बेस्ट वे है हाइप क्रिएट करने का, लेकिन वो तो इट्स लाइक वो तो पता ही है ना इतने सालों से कि वो तो आप ऐसे बोलोगे कि इन्फिनिटी टीवी एडवर्टाइजिंग तो हमें पहले से ही पता है। लेकिन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग जो है ना, वो थोड़ा अलग वैरायटी है, क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाती हैं और बहुत जल्दी ग्रो नहीं भी करती हैं। तो इट्स लाइक अ, जैसे कैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, डाइस में होता, जैसे ये खेलते लूडो खेलते हैं। अब लूडो में जब डाइस को शेक करते हैं तो उसमें अलग अलग नंबर आते हैं, एंड उसी के हिसाब से हमारी जो गिट्टी है वो आगे बढ़ती है। इसमें कोई हारता है, कोई जीतता है, इसमें ऐसे चलता है। इसी तरह से सोशल मीडिया की मार्केटिंग होती है कि जो डाइस को हम शेक कर रहे हैं वो बेसिकली हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जिसको हम टेस्ट आउट कर रहे हैं। एंड वो जो गिट्टी आगे बढ़ रही है वो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट या ब्रांड की इमेज आगे बढ़ रही है कि वो कितना ग्रो करेगा। एंड उसी के अकॉर्डिंग से हमारा जितनी खतरनाक स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे, उतने ही देयर इज अ चांस कि वो ज्यादा ग्रो कर जाएगा। बट जो भी हम हाइप मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं, दैट स्ट्रेटजी कुड बी रिलेटेबल विद द ऑडियंस। मतलब कि आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो प्रोडक्ट यूजर है, उसको आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कुछ अलग अजीब ना लगे, ऐसा ना लगे कि इतनी ज्यादा हाइप क्यों क्रिएट करी जा रही है इसकी।
तो देन देयर इज अ चांस ऑफ क्वेश्चन मार्क। उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क उठाना है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना कि उस प्रोडक्ट की, ये तो वही वाली बात हो गई, अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, बस आपने क्वेश्चन मार्क उठा दिया, एंड जब लोग उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उनको नेगेटिव रिव्यू देंगे, तो उसकी हाइप खत्म हो जाएगी। आपको लॉन्ग टर्म हाइप में चलना है कि शॉर्ट टर्म हाइप, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहेगी, देन देयर इज अ चांस उसकी लॉन्ग टर्म हाइप बन जाएगी। अदरवाइज शॉर्ट टर्म हाइप तो बनती रहती है, प्रोडक्ट्स की नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी शॉर्ट टर्म हाइप बन जाती है, थोड़े टाइम चलते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर कुछ साल भी चल जाते हैं, कुछ फिर गायब हो जाते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म हाइप क्रिएट करनी है तो क्वालिटी और ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट तो देखो क्वालिटी के बेस पे बन ही जाता है, क्योंकि ऑडियंस जब आजकल रिवॉल्व कर रही है, चेंज कर रही है, तो वो नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करने का सोचती है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी ना, तो उसका वो जो हाइप और ट्रस्ट है ना, वो कम हो जाएगा। अगर ट्रस्ट कम हो जाएगा तो उसकी हाइप नहीं बनेगी। तो आपको ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज करना है कि उसमें दिखाना है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग है। लेकिन वही बात है कि बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग मतलब 100% तो आप ये नहीं कह सकते। आपको इस ढंग से बताना है अपने एड्स में, अगर आपको एड्स क्रिएट करने, इस ढंग से एड क्रिएट करनी है उसकी हाइप के लिए, प्रोडक्ट की, उसमें ये बोला जाए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। लेकिन फिर ये भी बोला जाए कि जब वो है ना ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इस ढंग से आपको समझना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल तो कर रहे हो, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन मार्क भी उठा रहे हो कि आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस क्या है। अगर आप उस एड के अंदर अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस को भी समझा दो एंड ये भी बता दो कि क्वालिटी तो नेक्स्ट लेवल है, और वो हकीकत में वैसा निकल जाए, तो फिर लॉटरी लगने वाला काम हो गया ना, कि फिर तो हाई बनना है। लेकिन आपने सवाल तो उठा दिया, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, कि मतलब ऑडियंस को ऐसा लगा ठीक ही है यार प्रोडक्ट, मतलब ठीक ही है, ठीक ही है नहीं, उनको हाइप क्रिएट करनी है, उनको बोलने ठीक ही है नहीं, इट्स अ बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग, ऐसी चीज ना कभी हुई है ना कभी हो सकती है, ऐसा क्रिएट करना है हाइप। अगर आप ऐसी हाइप क्रिएट करोगे देन द बिजनेस ग्रोथ विल बी बूम। लेकिन फिर ये बूम तभी होगा प्रोडक्ट में दम होगा, क्वालिटी होगी उसकी। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी है तभी वो बूम करता है। ये जो मैंने जिन मूवीज का नाम लिया ना, इन मूवीज के अंदर क्वालिटी थी, इनकी मूवीज का कंटेंट के अंदर क्वालिटी थी, देन देयर इज अ चांस कि वो बूम करके इतना बड़ा मेगा मार्केट क्रिएट करेंगे। अगर इनके प्रोडक्ट के मूवीज की क्वालिटी ना होती तो इतनी हाइप बन भी जाती, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। एग्जांपल के तौर पे आदि पुरुष मूवी है गाइस, तो इस मूवी की कितनी हाइप बनी थी ना, लेकिन निकला क्या, तो सभी को पता ही है। तो इसी तरह से आपको चीजों को समझना है कि आपको बेसिकली अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना है, कि वो ऐसा हो कि ऑडियंस उसके साथ रिलेट कर जाए, मतलब उसका जो डिजाइन है वो इतना ज्यादा नेचुरल हो कि लोगों को लगे हाँ यार ये चीज तो हम नॉर्मली यूज करते ही हैं, मतलब स्टाइलिश तो हो नो डाउट, क्योंकि आजकल ट्रेंड के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से आप जरूर चले, लेकिन वो प्रोडक्ट इतना नेचुरल जरूर हो कि वो बहुत ही ज्यादा अजीब ना लगे, कि मतलब ऐसा लगे जैसे सपोज आपने घड़ी बनाई, ठीक है, प्रोडक्ट आपने घड़ी का डिजाइन स्टाइलिश बना दिया, ऐसा भी कोई फंकी शंकी अजीब सा नहीं बना दिया कि वो देखने में लगे ये क्या पहन रखा है। तो ऐसा भी ना हो कि मतलब ट्रेंड के हिसाब से तो चल रही है, आपने बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बना दी, लेकिन ऐसा ट्रेंड बना दिया कि वो देखने में अब भी तो अच्छा लग रहा है, जब उसका ट्रेंड चला जाएगा तो जो भी आपका कंज्यूमर उसको लगेगा ये क्या प्रोडक्ट है बे, इसका तो ट्रेंड भी नहीं है, तो वो शिफ्ट हो जाएगा नए प्रोडक्ट की तरफ। लेकिन अगर आप ट्रेंड के हिसाब से डिजाइन को लेके चलो, लेकिन वो नेचुरल भी लगे, जैसे ये घड़ी है, अब ये भले ही ट्रेंड के हिसाब से ना हो, मतलब मुझे देखने में लगती है, लेकिन ये नेचुरल है, तो ये नेचुरली लगता है यार ठीक है इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा लोगों के दिमाग में होना चाहिए। ठीक है हाइप बन चुकी है, ये प्रोडक्ट हम लंबे समय के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें क्वालिटी भी है, चीप भी है, लेकिन इतना भी चीप नहीं है कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल ही डैम हो। मतलब ऐसा प्राइस रखो अपने प्रोडक्ट का कि वो बहुत ज्यादा लो भी ना चला जाए, मतलब ऐसा ना हो जाए 100-200 रुपए का,
ऐसा भी हो कि वो महंगा भी देखने में लगे लेकिन महंगा ना भी हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सस्ता होगा 100 रुपए की कोई आइटम, बहुत महंगी होगी 1000 रुपए की, अब मिड में रखो ना 350, 400, 500 के बीच में, तो इट विल बी लाइक अ बैलेंस कि सामने वाले को लगेगा यार ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है, एक बैलेंस है। तो जितना आपका प्रोडक्ट का प्राइस बैलेंस होगा उतना ही ऑडियंस का ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स है ना ये जो मेगा है, या तो उनका प्रोडक्ट का मतलब प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो वो एक बैलेंस बना के रखते हैं। उनको पता है कि जो मीडियम प्राइस अगर वो किसी भी प्रोडक्ट का रखेंगे बड़े ब्रांड्स, तो देन देयर इज अ चांस उसकी सेल्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि आज के टाइम में कपड़े जो है बेसिक कपड़े कोई भी ब्रांड की 350 500 के बीच में मिल जाते हैं। जो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं वो तो महंगे रहेंगे ही ना, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो मीडियम प्राइस में जो आप किसी चीज को सेल करोगे ना, तो उसका हाइप बनने के बाद उसकी सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइप तो आप बना दो लेकिन उसका प्राइस इतना भी ज्यादा आपने हाई ना रख दो कि वो अफोर्डेबल ही ना हो लोगों के लिए। हमें क्या करना है कि हाइप तो बनानी है अपने प्रोडक्ट की, लेकिन उसका प्राइस अफोर्डेबल रखना है, मतलब इतना भी लो मत रखो, मतलब ऐसा भी ना मत करो कि बिल्कुल ही चीप प्राइस पे चलेगा ना। कंपटीशन को ऐसा बनाओ कि कंपटीशन में बैलेंस बना रहे, कि कंपटीशन को तो आप सर्वाइव करना ही है, लेकिन उसका प्राइस भी ऐसा रखो कि आपका भी फायदा हो प्लस ऑडियंस मतलब जो कंज्यूमर है उसका भी फायदा हो। सो बेसिकली इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फ्रॉम द बोथ साइड्स, कि दोनों का फायदा हो। If it will be like a win-win situation, in the case of the hype marketing, then there is a chance the profit increase will be almost 10 times better as compared to lowering the price of your product just to show that we are the best. If you will think in your mind that I need to show only this thing that I am the best, I am selling this at a very cheap price, no one is selling at that price, then there is a chance its hype will vanish. So you need to maintain a long-term hype. That's why there is a chance you should balance your price so that it could fulfill your needs as well plus the consumer needs as well. For example के तौर पे गाइस जो छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स आते हैं चश्मे वगैरह ये सब एक ऐसे प्राइस में आते हैं कि जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कि ठीक है महंगा भी देखने में लगे, स्टाइलिश भी है, नेचुरल भी है, लेकिन इतना जरूर है कि इनका जो क्या बोलते हैं यूसेज है वो नॉर्मल है और उसको देख के कोई अजीब नहीं लगता। अगर वो स्टाइलिश भी है तो वो नॉर्मल लगेगा। फॉर एग्जांपल लेंसकार्ट.com, लेंसकार्ट के जो चश्मे हैं आजकल वो 3D वाले ऐसे फोल्डेबल चश्मे बहुत सारी वैरायटी लेके आते हैं, लेकिन फिर भी लेंसकार्ट के ऊपर ट्रस्ट भी बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक बैलेंस बनाया है कि उन्होंने ट्रस्ट बनाया है अपना कि हम आई के हिसाब से, आई की जो परसेप्शन है उसके हिसाब से हम उसको प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। स्टाइलिश भी होता है, लेटेस्ट मॉडल भी लगता है, और ऐसा भी नहीं लगता देखने में कि यार बहुत कुछ अजीब सा पहन लिया, और अफोर्डेबल प्राइस पे होता है कि 500 700। वो बात अलग है कि अगर आप नजर का चश्मा बनाओगे तो उसका तो प्राइस 1000 1200 जाएगा, लेकिन अगर आप बेसिक चश्मा देखोगे तो 500 600 के बीच में मिल जाएगा। सेम इसी तरह से स्टाइलिश जो चश्मे होते हैं, बहुत ज्यादा स्टाइलिश वाले चश्मे हम कम यूज करते हैं एज कंपेयर टू ऐसे चश्मे जो देखने में स्टाइलिश भी लगे, नॉर्मल भी लगे, अजीब भी ना हो, कि मतलब ऐसा भी ना हो कि चश्मे में सितारे बन रहे हैं ऐसे ऐसे अजीबोगरीब, ऐसे भी ना हो कि मतलब स्टाइलिश तो हो लेकिन इट्स लाइक अ या मतलब ठीक है यार स्टाइलिश तो है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट हो आपका कि जैसे सपोज आप ऐसा तो प्रोडक्ट, या तो आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि आपने बहुत ज्यादा स्टाइलिश बना के उसे सिर्फ पार्टीज या इवेंट्स में यूज कर रहे हो, लेकिन इसकी जगह पे अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो स्टाइलिश भी हो, सीनियरिटी भी हो उसमें, लेकिन वो देखने में नेचुरल भी लगे। जैसे सपोज आपने कोई ऐसा चश्मा बना दिया जो स्टाइलिश तो है, बट आप उसको पहन के ऑडिटोरियम में बैठ सकते हो, या फिर उसको पहन के आप मतलब नॉर्मल लोगों के बीच में भी बैठ सकते हो, मतलब पार्टी स्पेशली कोई इवेंट अकर हो रहा है उसमें नहीं बैठ रहे हो, नॉर्मली अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी उसे यूज कर रहे हो, देन देयर इज अ चांस उसकी हाइप बेनिफिट देगी आपको। क्योंकि आपका प्रोडक्ट बेसिकली आपको क्या करना है कि अगर आपको मेगा लेवल पे ब्रांड बनाना है उसे, तो उसका यूसेज नॉर्मल लाइफ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके प्रोडक्ट के लिए स्पेशली कोई इवेंट क्रिएट करना पड़े उन्हें ताकि वो इसे यूज कर सके। उन्हें ऐसा होना चाहिए कि उनके लिए नेचुरल हो यार, आम जिंदगी में भी वो यूज कर सके। उनके लिए ऐसा ना हो कि कोई स्पेशल नीड क्रिएट करनी पड़े स्पेशली आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। उनके लिए वो जब नॉर्मल यूसेज में आ जाएगा ना, तब उसकी सेल्स भी बढ़ेगी, वो हाइप की बेनिफिट देके वो ग्रो भी करेगा। जैसे गाड़ियों का एग्जांपल ले लो,
ये महिंद्रा, थार, थार का कितना हाइप बना था ना। थार को ऐसा बोला जाता है ये तो स्टाइलिश लोगों का शान है, आन बान शान, ऐसे करके उसकी सेल्स बढ़े, ठीक है। अब आज के टाइम में भी थार है 4x4 थार की, तो उसकी हाइप कैसे बनी थी? उसकी हाइप ऐसे बनी थी कि महिंद्रा वालों ने थार को लॉन्च करना था। अब उन्होंने सोचा कि इनके पास इतनी सारी गाड़ियां, एसयूवी है एंड एसयूवी 500, बहुत सारे मॉडल्स हैं, महिंद्रा बोलेरो है, लेकिन थार को वो कैसे यूनिक बना सकते थे? तो उन्होंने इसकी हाइप क्रिएट करी कि जैसे ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने इसकी मतलब एक ऐसा फॉर्म में प्रमोशन करी कि ये तो स्टाइलिश लगती है, ये तो युद्ध का यो ब्रांड है। तभी कि आज के टाइम में थार का यो स्टाइल है, मतलब फंकी स्टाइल है, मतलब देखने में स्टाइलिश है, नॉर्मल है, लेकिन उसका तब भी लोगों के बीच में फंकी कूल स्टाइल है, नॉर्मली आप उसी यूसेज में ला सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि कुछ लोग उसे बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक के साथ यूज करके उसका एक अलग ऑरा क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण से कभी-कभी वो थोड़ा सा अजीब भी लगता है। बट या गाइस, बहुत सारे मॉडल्स आते रहते हैं गाड़ियों में, जैसे किया है, किया का जो मॉडल है वो अलग आ रहा है, जीप कंपनी की जो गाड़ी है उसका मॉडल अलग आ रहा है। सो बेसिकली देयर इज अ प्रोडक्ट, मतलब वो अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस को भी मेंटेन रखे हुए हैं, क्वालिटी को भी मेंटेन रखे हुए हैं, वो उस ढंग से उसकी हाइप बनाते हैं कि वो प्रोडक्ट की सेल्स प्रॉफिटेबल में भी हो एंड वो बैलेंस रहे, मतलब एक स्टेबिलिटी आ रही है। जितनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट में सेलिंग में स्टेबिलिटी होगी, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि अगर आपने उसकी एडवर्टाइजिंग से हाइप क्रिएट कर भी दी तो वो ग्रो भी करेगा एंड वो बैलेंस में ग्रो करेगा। जितना ज्यादा वो बैलेंस में ग्रो करेगा, देन देयर इज अ चांस कि आपकी जो हाइप मार्केटिंग वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी एज कंपेयर टू नेगेटिव रिजल्ट्स। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका जो प्रोडक्ट है, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास ज्यादा फंड्स नहीं है, तो आप Amazon मर्चेंट अकाउंट खोल के या Flipkart मर्चेंट अकाउंट खोल के वहां पे सेलिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर वही है यार, वहां पे प्रोडक्ट जो है वो वही चल पाता है जिस प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है, दम होता है। अदरवाइज लोगों ने आपको प्रोडक्ट खरीदा तो उसके नेगेटिव रिव्यूज लिख देंगे, एंड एक बार उन्होंने नेगेटिव रिव्यूज लिख दिए, देन उसकी सेल्स ग्रो करने के बजाय नेगेटिव में चली जाएगी, उसकी कम हो जाएगी सेल्स के चांस। हो सकता है जो प्रोडक्ट अगर अच्छी क्वालिटी हो, जो अभी एक सेल हो रहा है, क्या पता आने वाले टाइम में थोड़े टाइम के बाद 10 प्रोडक्ट सेल हो, वैसे 100 प्रोडक्ट सेल हो, लेकिन अगर नेगेटिव रिव्यू मिल जाएगा तो वैसे अगर आपने 100 प्रोडक्ट भी बना रखे होंगे तो उसकी सेल धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, पहले तो 100 रहे, फिर 10, फिर 5, फिर 1, तो ऐसा ना हो। इसी के कारण से डाउनफॉल ना जाए आपके प्रोडक्ट का, कि हाइप मार्केटिंग का बेनिफिट तो देखो हो जाता है क्योंकि वो इंस्टेंटली आपके प्रोडक्ट को ग्रो कर देगी, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट पहले तो ग्रो कर गया फिर वो डाउनफॉल की तरफ चला गया। ऐसा नहीं करना ना, को आपको अगर प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है तो उसको फिर स्टेबलाइज कर देना, अगर उसकी डाउनफॉल हुई भी है, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी डाउनफॉल ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि डाउनफॉल ना हो, प्रोडक्ट ग्रो किया, डाउनफॉल किया, लेकिन डाउनफॉल के बाद स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही डाउनफॉल में, फिर तो बैंकरप्सी हो जाएगी, फिर तो चैप्टर ही क्लोज। आपको उसे ग्रो करके अगर उसको डाउनफॉल हो भी रहा है तो उसे बैलेंस कर दो, उसे स्टेबलाइज कर दो कि वो थोड़ा थोड़ा ग्रो स्लो ऐसे करके चलता रहे, वेव फॉर्म में चलता रहे। जितना ज्यादा वो वेव फॉर्म में स्टेबलाइज रहेगा, देन देयर इज अ चांस उसकी हाइट भी बनी रहेगी एंड वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करता रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जाए तो गूगल ट्रेंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का। गूगल ट्रेंड्स पे आप कोई भी, जैसे सपोज आप एक ह्यूमन या फिर फेमस पर्सनैलिटी हो, आप अपने बारे में रिसर्च करोगे, उसको तो आपको एक गूगल ट्रेंड की रिसर्च करने का तरीका होता है। एक तो होता है नॉर्मली जो पता चलता है गूगल पे ट्रेंड क्या कर रहे हैं, लेकिन गूगल पे क्या सही ढंग से ट्रेंड कर रहे हैं उसकी रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें मैप देखने पड़ते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखनी पड़ती है, उसमें डिटेल में देखना पड़ता है। तो वहां पे कोई भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड जो होता है ना, उसकी एक हाइप होती है, तो वो हाइप आपको अपने ब्रांड की क्रिएट करनी है। तो बेसिकली आप ये समझो कि गूगल ट्रेंड के ऊपर वो जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड का एक हाइप है, अलग अलग एक यूनिकनेस है। वो कैसे? क्योंकि लोग उस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट एक उसका वो अपना पर्सपेक्टिव है, एक नजरिया है लोगों को देखने का उस वर्ड के लिए। सेम इसी तरह से लोगों के लिए आपका जो प्रोडक्ट है उसका भी देखने का एक नजरिया है। अगर आप इसको सही ढंग से जोड़ के और हाइप मार्केटिंग में इसको इन्वॉल्व कर दे कि गूगल ट्रेंड्स की मदद से आपने हाइप क्रिएट कर दी अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन। एड्स तो आपको पता है कि आप एड्स क्रिएट कर सकते हो, गूगल एड्स क्रिएट करके गूगल एडसेंस से प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो स्टाइलिश तो हो,
ट्रेंडी भी हो, लेकिन ऐसा भी अजीब ना लगे देखने में कि यार मतलब ठीक है यार अभी तो यूज कर लिया, बाद में यूज करे ना करे क्वेश्चन मार्क ना आ जाए। तो आपको अपने दिमाग को इतना क्लैरिफिकेशन रखना है, इतना क्रिस्टल क्लियर रखना है, उसका डिजाइन स्टाइलिश भी हो लेकिन देखने में बहुत ज्यादा वियर्ड भी हो। अब फॉर एग्जांपल आईफोन है, एप्पल की ब्रांड है, एप्पल की ब्रांड कितनी मार्केटिंग तगड़ी है ना। इसके बीच में एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ था बीच में, अभी थोड़े टाइम के पहले, नथिंग नाम से। अगर आप गूगल करोगे तो नथिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने इतनी यूनिकनेस अपने मोबाइल में डाली है ना, आप हैरान मान जाओगे कि वो एप्पल की मार्केट को टक्कर देने लग रहे हैं। वो बताता हूं मैं कैसे। नथिंग के जो फोन्स हैं उनके डिजाइन एक तो बहुत यूनिक है, प्लस उन्होंने बैकग्राउंड में लाइटनिंग का यूज किया जो आजकल अभी लेटेस्टली क्या नाम है उस फोन का, ओप्पो के फोन में आती है। ओप्पो के फोन में पीछे रिंग लाइट, आजकल मोबाइल्स में कितने अजीबोगरीब चीजें ट्राई कर रहे हैं ना वो, दिस इज अ काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कि वो हाइप क्रिएट करना चाहते हैं। तो जो नथिंग ब्रांड था ना उन्होंने अपनी हाइप क्रिएट करी कि वी क्रिएट समथिंग यूनिक प्रोडक्ट, एंड उनका जो डिजाइन और उनकी जो क्वालिटी है वो कुछ इस ढंग से बनाई है उन्होंने, इस ढंग से उसकी मार्केटाइज करी है कि वो अपना एक स्टेबल सेल कर पा रहे हैं। कि आज के टाइम में नथिंग ब्रांड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गायब हो चुके हैं, लेकिन स्टेबलाइज्ड है। जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट स्टेबलाइज में आ जाएगा ना उतनी ही देर इज द चांस कि अगर हाइप बना भी दोगे, एक्साइटमेंट लोगे अंदर क्रिएट भी कर दोगे तो बैलेंस में चलता रहेगा, उसकी सेल होती भी रहेगी, कभी-कभी नहीं भी होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी, बैलेंस में चलती रहेगी, हो भी रही है नहीं भी हो रही है, हो भी रही है नहीं भी हो रही है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपने सपोज अपने साथ टीम को रखा है तो उसकी सेल्स भी चलती रहेगी और उनकी सैलरी उनको टाइम से मिलती रहेगी, ताकि यार मतलब ट्रस्ट बना रहे ना आपके साथ, आपका अगर कंज्यूमर का ट्रस्ट बना रहे, प्लस आपके साथ जो टीम काम कर रही है आपकी मदद कर रही है उनका भी ट्रस्ट बना रहे कि हाँ कंपनी चल रही है, प्रोडक्ट चल रहा है, ब्रांड चल रहा है, ब्रांड की इमेज कुछ है, कुछ दम है ब्रांड में, तभी वो स्टेबलाइज फॉर्म में चल रहा है। अदरवाइज अनस्टेबलाइज फॉर्म में तो ब्रांड यूजुअली चलते ही रहते हैं, आते जाते सब चलते रहते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, नए ब्रांड्स आ रहे हैं और नए ब्रांड्स आ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे चलते हैं। लेकिन स्टेबलाइज वाले ब्रांड्स, बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो स्टेबलाइज कर पाते हैं अपने आप को लंबे पीरियड के लिए, क्योंकि जो हाइप है ना, हाइप तो एक्साइटमेंट तो क्रिएट कर दो लोगों के बीच में ऐड से, लेकिन इंस्टेंट एडवर्टाइजमेंट की यूसेज ना करके, मतलब इंस्टेंट एडवर्टाइजमेंट आपने यूज तो कर लिया लेकिन उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन करना कि उसकी एड्स आती रहे, ऐसा ना हो कि उसकी एड्स आगे खत्म। जितने भी टीवी में अपने ब्रांड्स देते हो उनकी एड्स कभी ना कभी आती ही रहती है, कंटिन्यूअसली तो नहीं कहते बट थोड़े टाइम के बाद कुछ नई एड्स लेकर आते, कुछ नयापन उसमें लेकर आते। तो अब जितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट के अंदर नयापन डालते रहोगे, यूनिकनेस डालते रहोगे, चाहे भली थोड़ी सी, अगर आप 1% में अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस डाल रहे हो तो भी उसके सेल्स बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नहीं यूनिकनेस डालोगे तो ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलोगे तो हाइप क्रिएट करके भी कोई बेनिफिट नहीं है। सो बेसिकली अगर आपको हाइप क्रिएट कर दिया तो उस प्रोडक्ट में यूनिकनेस डालते रहो, थोड़ी-थोड़ी सी डालते रहो, ज्यादा नहीं, 1%, 0.5%, अगर थोड़ा-थोड़ा भी आप इंप्रूव करते हो तो लोगों के बीच में रहेगा, नहीं यार ये प्रोडक्ट इंप्रूव तो कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा तो यूनिकनेस ला रहा है, तो एक ट्रस्ट बना रहेगा कि मान लिया कि बड़ी ऑडियंस के ग्रैब करने में वो ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन एक ट्रस्ट बना रहेगा। जितना ज्यादा उसका ट्रस्ट बना रहेगा उतनी ज्यादा उसके चांसेस है कि वो स्टेबलाइज सेल्स में आ जाएगा। एक बार वो स्टेबलाइज सेल्स की ग्रोथ में आ गया तो उसकी हाइप आपके लिए बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता होगा, हाँ पता है ये ब्रांड है, उसमें फिर आप कुछ नई एड्स लाके उसे एडवर्टाइज कर दो ऑनलाइन में तो फिर वो एक आ जाएगा लोगों के, चलो इसे तो ट्राई करते हैं, ब्रांड पता है अभी काफी टाइम से स्टेबल सेल्स कर रहा है, ये अभी भी मेंटेन है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इसके हिसाब से आपको समझना पड़ता है कि आपको उसे लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करना है। मार्केट में सर्वाइव करना सबसे मुश्किल है। हाइप मार्केटिंग का कर तो लोगे लेकिन उसके बाद सर्वाइव कितने टाइम तक कर पाओगे वो सबसे बड़ा चैलेंज है। 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 3 4 साल 5 साल 6 साल या 10 साल, इस ढंग से आपको चलना है कि आपको कितने साल सर्वाइव करना है, उसके हिसाब से आपको अपने ब्रांड की हाइप क्रिएट करनी है कि ये ब्रांड आपका अगर आपको 10 साल तक निकालना है तो फिर तो उसकी हाइप ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी कि 10 साल तक मेंटेन रहे, कि 10 साल तक उसकी सेल्स होती रहे, हर बार कुछ नया ट्राई करते रहो। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि बस साल भर ही मैंने चलाना है ब्रांड, फिर ठीक है आगे आगे अगला ब्रांड स्टार्ट कर देंगे,
देन तो फिर आप उसकी ओवर एक्साइटमेंट वाली हाइप क्रिएट करके नेगेटिव रिव्यूज के साथ उसके सेल्स लेके एंड उसके बाद चैप्टर क्लोज, या तो ये कर लो। नहीं तो अगर लॉन्ग टर्म हाइप में जाना है तो फिर उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड ट्रस्ट के ऊपर भी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूनिकनेस भी हो, ट्रस्ट भी हो एंड अजीब भी ना लगे लोगों को, देखने में लगे कि नेचुरल प्रोडक्ट है, यूज किया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो ऑडियंस मतलब कंज्यूमर है वो है ओल्ड एज पीपल एंड सीनियर पीपल। वैसे तो यूथ के बीच में चलना सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि यूथ में तो बहुत ज्यादा चीजें वॉलेटाइली फ्लक्चुएट कर जाती है, क्योंकि यूथ में ट्रेंड चलता रहता है, कभी किसी चीज का ट्रेंड, कभी किसी चीज का ट्रेंड। तो बेसिकली इंडिया में 70% तो यूथ है, बाकी बचे 30% जो ऑडियंस है वो स्टेबल ऑडियंस है, जिसके साथ आप सेल्स अपनी आराम से निकाल सकते हो। लेकिन जो यूथ वाली ऑडियंस है ना, उनके साथ आपको स्टेबलाइज फॉर्म में काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप उनके साथ एक ट्रस्ट बना सकते हो अपने प्रोडक्ट का। अदरवाइज क्या होगा कि ऑडियंस जुड़ी तो जाएगी यूथ वाली, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं जुड़ सकती। अगर उन्हें लंबे टाइम तक जुड़ना है तो फिर उसका उस ढंग से यूज करना है। अब जैसे मीम मार्केटिंग है, मीम मार्केटिंग में क्या है, हर बार कुछ नया मीम आ जाता है, फिर पुराना मीम गायब हो जाता है, या मतलब याद रहता है थोड़े टाइम तक फिर गायब हो जाता है। यहाँ पे आपको समझना है शॉर्ट टर्म मार्केटिंग करनी है या लॉन्ग टर्म मार्केटिंग करनी है। हाइप तो आप क्रिएट कर दो, लेकिन उसकी हाइप इस ढंग से क्रिएट करो कि वो लॉन्ग टर्म पीरियड में ना करे, ताकि सबका बेनिफिट हो, विन विन सिचुएशन रहे, ना कि ऐसा हो कि यार अभी बेनिफिट हो गया बाद में बेनिफिट ना हो। एज सिंपल एज दैट गाइस, बिकॉज़ यार हाइप का काम है ग्रो करना, ठीक है, वो इंस्टेंट ग्रो कर देंगे, लेकिन वो इंस्टेंट ग्रोथ को आप कितना मेंटेन कर पाते हो, कितना स्टेबलाइज कर पाते हो, दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन यू। as simple as that, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट की उस ढंग से क्वालिटी एंड उस ढंग से ट्रस्ट को बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी ट्रस्ट ना हो कि नेगेटिव ट्रस्ट हो, मतलब क्वालिटी को ऐसे रखो कि वो नेचुरल लगे, इट कुड फिट इन द नॉर्मल एनवायरनमेंट। अगर वो चीज नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर फिटेबल है, देन देयर इज अ चांस कि वो लंबे टाइम तक भी सर्वाइव कर जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो आई होप सो गाइस, आज के प्रोडक्ट, आज के पॉडकास्ट आपको सीखने को मिला हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।